मुझे पहाड़ों में आए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए। इस बीच मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए, मेरा खर्चा कितना आया और मैं यहाँ पर कैसे रह रही हूँ। तो यहाँ पर आने का फैसला बिल्कुल इम्पल्सिव था। सोचा कि यहाँ पर रहना चाहिए तो आ गई पूरा बस्ता लेके, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव होगा ये नहीं पता था मुझे। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी दिल्ली से। अब दिल्ली में मेरे पास बहुत सारा सामान था, मैंने घर ही बसा रखा था बिल्कुल। और यहाँ पे 2 लोग शिफ्ट हो रहे थे, मैं और सौरभ। तो हम दोनों का सामान था और इंडिविजुअली ये किया नहीं जा सकता था क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट था नहीं। तो हमने प्लान किया कि हम दिल्ली से यहाँ पर सामान एक साथ ट्रांसफर करें। अब उसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया, जो एजेंसीज होती हैं, एप्स होते हैं। लेकिन मुझे पता चला बाद में कि कोई भी एप्स जैसे broker.com या फिर जो इधर से उधर सामान जो पहुंचाते हैं वो इधर काम नहीं करते हैं। पहाड़ों में कोई भी सप्लाई नहीं करता है, कोई भी सामान ट्रांसफर नहीं करता। तो फिर हम लोकलाइट से बात करने लगे, जो वहाँ पे जनरली लोग सामान इधर से उधर करते हैं। उसमें से एक तो फंस गया हमसे, लेकिन उसने हमें फंसा लिया क्योंकि उसने एन मौके पे मना कर दिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि इमरजेंसी हो रही है इन लोगों को। फिर क्या किया हमने, मजबूरी में आके उसी के साथ चलना सही समझा। अब जो ड्राइवर हमें मिला उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी रात में, उसे एक्सपीरियंस नहीं था रात में गाड़ी चलाने का, तो झुक झुक के ऐसे गाड़ी चलाए। और मैंने तय किया कि बीइंग अ गर्ल मैं ड्राइवर के पास नहीं बैठना चाहती, बस दिमाग में वो सेफ्टी रीजंस होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी के पीछे बैठूंगी। गाड़ी लोडर जैसे थी तो मैं पूरे सामान के साथ पीछे बैठ गई। और पीछे इतनी ठंड लगे क्योंकि ये ट्रांसफर हमने दिसंबर में किया और दिसंबर में टेम्परेचर डाउन ही था। पीछे बैठने के थोड़ी देर बाद मेरी हालत खराब हो गई और मैंने फिर थोड़ा सा ड्राइवर से बात की, थोड़ा सा सौरभ से बात की और अपनी एक जगह बना ली आगे वाली सीट पे। तो फिर मुझे पता चला कि ये ड्राइवर चलाने लायक नहीं है। तो मैंने और सौरभ ने रात भर जग के उसको जगाया, चाय वाय पिलाया और किसी तरह हम उठते पड़ते गिरते फटते पहुंच गए पहाड़ों में। तो यहाँ पे जो 2 लोग शिफ्ट हुए थे उनमें से दूसरा था मैं। तो जो सबसे बड़ा खर्चा हमारा आने वाला था वो था अपना सामान दिल्ली से यहाँ तक पहुँचाना। तो उसमें हमारे लगे लगभग 20,000 रुपए। उसके बाद हमारा सामान काफी था तो उसके ऊपर चढ़ाने पहुँचाने में उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा खर्चा आया। तो 20-25 हजार रुपए तो हमारे ऐसे ही लग गए। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें अपने दिल्ली के खर्चे से, तो मैं जहाँ पे रहता था तो मेरा किराया था 18,000 रुपए और प्रमोद का किराया था 14-15 हजार रुपए। हम अलग अलग जगह पे रहते थे। तो हमने सोचा कि जब हम साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आके हम रह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक अच्छा घर टाइप मिल गया था जिसमें 2 कमरे थे बड़े बड़े। तो हमने सोचा कि एक कमरा प्रमोद सेटअप कर लेगा और एक कमरा मैं सेटअप कर लूंगा। तो दोनों को ही अपना अपना कमरा सेटअप करना था क्योंकि कमरे में कुछ था नहीं। तो उस सेटअप करने में 15-20 हजार रुपए प्रमोद के लगे, 15-20 हजार रुपए मेरे लगे। तो ओवरऑल हमारा खर्चा लगभग 60-70 हजार रुपए आ गया। अब इतना खर्चा हमारा 1 महीने में आ जाता था दोनों का मिला के। अब उतना खर्चा हमारा यहाँ पे सेटअप करने में आया सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा किराया है वो काफी कम है। यहाँ पे हमारा किराया लगभग 10 से 12 हजार रुपए जाता है बिजली वगैरह मिला के, और वहाँ पे हमारा सिर्फ किराया 30-40 हजार रुपए आता था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। अब बारी आती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है यहाँ पे। यहाँ पर और दिल्ली में सबसे बड़ा डिफरेंस है सूरज का। आपको पता है दिल्ली में सूरज मिलना मतलब मोक्ष मिलने के बराबर है, लेकिन यहाँ पर टाइम पे सनलाइट आ जाती है। मतलब मेरी सुबह होती है सूरज के उगने से और चिड़ियों की चहचहाहट से। मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइम पे उठ जाती हूँ 7-8 बजे के अप्रोक्सीमेटली, और दिन भर सूरज का मजा लेती हूँ क्योंकि मेरे रूम में डायरेक्ट सूरज की रोशनी की एंट्री होती है और मैं दिन भर बुक लेके पढ़ती रहती हूँ। ये दिल्ली में होना इम्पॉसिबल था क्योंकि एक तो मेरा घर बाजू वाले के घर के खिड़की से खुलता था, डिस्टेंस बिल्कुल कम। यहाँ पे तो दूर दूर तक घर दिखाई नहीं देते। जो मेरा घर है अभी वो हिल के टॉप पे है ऑलमोस्ट। मुझे बहुत ही सुंदर व्यू आता है। जब बर्फ पड़ती है तो उसका भी मजा लेती हूँ मैं, सूरज उगता है तो उसका भी मजा लेती हूँ, बारिश होती है तो उसका भी मजा लेती हूँ। मतलब सारे मौसम मुझे पता चल रहे हैं कि इंडिया में है। अब अगर मेरी लाइफ में डिफरेंस आने की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव हो चुका हूँ। क्योंकि दिल्ली में कभी कभी ऐसा होता था कि फास्ट लाइफ के चक्कर में कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ये करो वो करो, दिमाग में भूसा भर जाता था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम है। जैसे सुबह उठ के मैंने आज बुक पढ़ ली, मैंने थोड़ा सा एडिट कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी घूम रहा हूँ। और घूमते घूमते अभी भी सिर्फ 2 ही बजे हैं। अगर दिल्ली में मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया गलती से तो 3 बज जाते थे, और अगर मैंने 1-2 फालतू सांस ले ली तो रात के 8 ही बज जाते थे। वहाँ पे दिन का पता ही नहीं चलता था। यहाँ पे ऐसा लगता है कि टाइम है, वहाँ पे टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो खाने का क्या हिसाब है यहाँ पे? तो दिल्ली में जब मैं थी तो खाने के बारे में नहीं सोचती थी ज्यादा। जो बाहर मिल गया वो खा लिया या तो बाहर से मंगा के खा लिया। कुछ बनाना नहीं होता था खुद से। रेयरली मैं किचन में जाती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि मैं ऑटोमेटिकली सुबह उठ के अपने खाने के बारे में सोचती हूँ। चाहे कुछ भी खा लूं लेकिन अपने हाथ का बना के खाना है। सुबह दोपहर शाम सिर्फ यही सोचती हूँ मैं कि चावल बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, नई नई चीजें सीख रही हूँ मैं, ताकि मेरा मन उसमें व्यस्त रहे और मैं बाहर के खाने के बारे में ना सोचूं। तो यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है लेकिन फ्रेश। जब मैं दुकान पे चीजें खरीदने जाती हूँ, जैसे सब्जियां हो गई, तो मैं खुद से सेलेक्ट कर पाती हूँ कि कौन सी चीज फ्रेश है कौन सी नहीं। अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देती हूँ। लेकिन यही काम जब मैं दिल्ली में करती थी
तो मैं ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू करती थी। जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती थी तो वो आता था तो फ्रेश नहीं होता था। जैसे गोभी ऑर्डर की तो कहीं कीड़े लगे हैं, खीरा ऑर्डर किया तो लेचर पेचर आ गया, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, बस रिफंड मांग लेती थी। और दोबारा ऑर्डर करने में और सब कुछ वापस से जाके बाजार में खरीदने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैं वो एग्जीक्यूट नहीं करती थी। और वैसे भी जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे आसपास कोई सब्जी मंडी नहीं थी, और जो थोड़े बहुत दुकान भी थे उसमें भी धूल जमी रहती थी, तो मैं जा ही नहीं पाती थी कहीं कुछ खरीदने। यहाँ पे क्या है कि जितना आता है उतना आता है, मतलब उस दुकान में आपको उतना मिल ही जाएगा। और आसपास कई सब्जियों की दुकान भी है। और जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो एरिया जो है ना होटल वाला एरिया है, तो वैसे भी दुकानदारों को स्टॉक पाइल अप करके रखना पड़ता है, तो उससे मेरा भी फायदा हो जाता है। मैं जाती हूँ, एक साथ सामान कलेक्ट करके लाती हूँ और फिर रख देती हूँ। और ज्यादा दिन का सामान नहीं कलेक्ट करती, 2-3 दिन की सब्जी ले ली, 2-3 दिन के जैसे ब्रेड वेड ले लिया, दूध ले लिया, ऐसे ले लेती हूँ और फिर रीस्टॉक करने नीचे जाती हूँ। तो इससे क्या हो रहा है ना, मेरी खुद की हैबिट बन रही है अच्छी सी, कि मैं खुद के लिए सोच रही हूँ, अच्छा सामान सेलेक्ट करके लेके आ रही हूँ, और इससे खर्चे भी लिमिटेड हो रहे हैं। अब क्या है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी वैरायटी नहीं है। जैसे मैं ब्रेड अगर व्हीट ब्रेड ढूंढूं, नहीं है भाई, सब लोग व्हाइट ब्रेड खाते हैं यहाँ पे, और 2-3 लोग वो ब्राउन ब्रेड को सोचते हैं कि बहुत हेल्दी है, लेकिन मुझे तो चाहिए व्हीट ब्रेड, तो उसमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। जैसे कि अगर मैं ढूंढ रही हूँ कि 2-3 दिन बाद का मिल जाए, तो मुझे 1-2 दिन बाद का मिलता है, तो मुझे उसी के हिसाब से चीजें लेनी पड़ती हैं। मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके सामान नहीं बटोर सकती, तो उससे मेरे खर्चे भी कम हो रहे हैं। अब बारी आती है कि यहाँ पे लोग कैसे हैं। तो देखो, हर जगह की तरह यहाँ के लोगों के भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान ही है। लेकिन अगर आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से बात करेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है या फिर ओवरऑल कैसे है, तो मेरा मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके पास समय है। अगर आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो आपको बताएंगे, समय लेंगे आपको बताने में। जैसे अगर मैंने पूछा कि भाई इस गाँव का नाम क्या है, तो उस गांव का नाम बताएंगे, नाम का मतलब भी बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ के लोग अच्छे हैं या फिर दिल्ली के लोग बुरे, लोग हर जगह सेम ही होते हैं। बस ये है कि किसी के पास थोड़ा समय ज्यादा होता है, यहाँ के लोगों के पास मुझे लगता है समय थोड़ा ज्यादा है, तो वो उन चीजों को करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिसमें वो चिल कर सके। जैसे ताश खेलना एक बहुत कॉमन चीज है यहाँ पे, बैठ के बात करना एक बहुत कॉमन चीज है यहाँ पे। ये दिल्ली में आपको दिखेगा, बट ये एक एज ग्रुप में दिखेगा जो 50+ है, कई पार्क में बैठे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा माहौल है। बाकी यहाँ पे बहुत लोग है, लेकिन आपको तब भी लोग दिखेंगे नहीं, क्योंकि या तो वो अपने काम में लगे हैं या फिर कुछ ऐसा करने में लगे हैं जिसमें वो चिल कर रहे हैं। आपके काम में कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। मुझे यहाँ के नेटिव लोग बहुत पसंद है। जितना ऊपर मैं चढ़ती हूँ उतने ही अच्छे लोग मिलते जाते हैं। अच्छे लोग से बोलने का तात्पर्य ये है कि वो हमेशा मुझे देखेंगे ना तो चाय पे बुलाएंगे, खाना खाने के लिए बुलाएंगे अपने घर पे, और भी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। जैसे कि वो अभी क्या करने गए थे, क्या करके आ रहे हैं, और यहाँ पे अभी एक मेला लगा था। यहाँ पे देवता बहुत है, हर गाँव में एक देवता बैठते हैं, तो उनसे रिलेटेड ना मेला चलता है यहाँ पे 2-3 दिनों का। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको इन्विटेशन भेजेगा तो आना है, आप ऑलरेडी ज्वाइंट हो समझो। अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, खा पी के मजे ले सकते हो। और लोग यहाँ बात करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा कि हेलो, तो पूरी बात करेंगे कि कहाँ से आए हो, यहाँ पे कितने दिन से बैठे हो, अच्छा लग रहा है, चलो हमारे घर चलो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है। जैसे शुरुआत में जब मैं आई थी तो इतनी ठंड थी कि कोप अप करना मुश्किल हो रहा था, मेरे हाथ पांव जम जा रहे थे, नीले पड़ जा रहे थे, और फिर नहाना धोना सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। प्लस यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे नेचुरल स्प्रिंग से पानी आता है ना यहाँ पे पीने के लिए, तो मैं टैप वाटर यूज कर सकती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं यूज नहीं कर पाऊंगी, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि मैं सीधे शहर से यहाँ पे आई हूँ। तो मैंने सोचा कि RO सिस्टम लगवा लेते हैं। अब RO के लिए तो आपको भाई दुकानें चाहिए ना, या तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद लोग आ ही नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि पूरी बर्फ जमी है। तो इन सब से ना काफी मेरे को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं शहर से आई थी जहाँ पे एक क्लिक पे सब कुछ अवेलेबल था, मुझे कहीं जाके कुछ लेना नहीं पड़ता था। और प्लस अगर जाके भी लेना है तो भी चीजें अवेलेबल थी। वहाँ कौन सी बर्फ पड़ रही है, वहाँ तो गर्मी पड़ती है। इतनी दिक्कतें हो रही थी ना, ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी ना कि मैं सो ही नहीं पा रही थी। तो मुझे एक बार को ऐसा लगा था कि यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है, और ये हमें धीरे धीरे पता चला। वैसे प्रमोद की बीच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब भी हुई, 1-1.5 हफ्ता उसकी हालत खराब थी, और मैं भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका अपना डिसीजन है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने की थोड़ी बहुत हेल्प, और धीरे धीरे वो ठीक हुई। और उस बीमारी के बाद जब वो ठीक हुई, तब तक ऐसा भी हुआ कि हम बीच में इधर उधर चले गए। जैसे बीच में हम लोग, मेरे भाई की शादी थी, वहां पे चले गए थे, और प्रमोद अपने घर चली गई थी होली पे, या फिर हम श्रीलंका चले गए थे। तो बहुत सारी चीजें भी हुई जिससे ऐसा लगने लगा कि ये अपनी जगह है, अपना घर है, तो अडेप्ट हो गए। मतलब जैसे अभी अप्रैल शुरू हो चुका है, अभी भी काफी ठंड है, लेकिन अभी यूज टू हो गए कि हाँ हवा चलेगी, हल्का सा ठंडा है, तो दिमाग में भी ना बात बैठ गई है कि यहाँ पे ठंड होगी, आपको ऐसे कोप अप करना है, ऐसे कोप अप करना है, आपको ऐसे पानी का इंतजाम करना है। ये सारी चीजें होती चली गई, और अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ सब चीज सेट है। अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे मुझे पर्सनली कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे 50 लाख रुपए की,
बट ऐसे नहीं मिलेंगे वो। यहाँ पर और भी दिक्कतें हैं। जैसे मुझे कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज दिल्ली से मिलती है। जैसे मुझे घर जाने के लिए पहले दिल्ली जाना है बस से, ओवरनाइट बस होती है यहाँ पे 8-9 घंटे की, और फिर वहां से फ्लाइट या ट्रेन लेनी होती है। ये वाला मामला ना तो थोड़ा सा हेक्टिक है। कहीं जाने से पहले ना बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है। मैं आसपास इलाकों में तो घूम सकती हूँ लोकल बसेस से, लेकिन मैं ऐसे कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर कुछ ज्यादा हो गया, जैसे कि फ्लड आ गई या बर्फबारी हो गई, तो सब कुछ जाम हो जाता है। जाम का मतलब ये है कि जो मेरे रास्ते हैं ना घर के, वो भी जाम हो जाते हैं। वहाँ भी चलने लायक नहीं रहता, तो मैं कहीं खुद से जा ही नहीं सकती। ऐसे होता है ना कि चलो कोई आपके घर सामान नहीं पहुँचा सकता, वो एक अलग बात होती है, आप खुद तो जाके ले सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जब रास्ता ही नहीं है, वहाँ से कटा हुआ है, कभी भी यहाँ पे खुदाई शुरू हो जाती है। मतलब मेरे घर के आगे ऐसा हुआ कि पाइप डालने के लिए ऐसी खुदाई शुरू हुई कि 5-6 दिन तक रास्ता ही ब्लॉक है, मैं कहीं नहीं जा सकती, इतना बड़ा गड्ढा है मेरे घर के आगे। तो ये वाली चीजें ना मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ये मेरे बस में है ही नहीं, ये लोगों के बस में है जो कर रहे हैं। तो ये एक दिक्कत आती है। तो मेरा खर्चा कितना आता है पर मंथ, मैं वो बताती हूँ। मेरा जो मंथली रेंट है वो लगभग 5,000 होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के 6,000 रुपए। उसके बाद जैसे ग्रोसरी का आइटम हो गया तो 5,000 उसमें लग गए, लमसम बता रही हूँ, मुझसे लेनी है सब कुछ मिला के। ओवरऑल मेरा 12 से 15,000 मंथली खर्चा आ जाता है। उसमें मैं पानी भी खरीदती हूँ। इतना तो मेरे दिल्ली में किराए का अमाउंट आ जाता था, 14 से 15,000 रुपए। यहाँ पे तो मेरा टोटल खर्चा ही आ रहा है मंथली, तो वो बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं पैसे बचा रही हूँ, इतना मुझे पता है। और अब बारी आती है कि मेरा खर्चा कितना आता है। तो श्वेता की तरह मेरा भी किराया इतना ही है, 5,000, क्योंकि हम शेयर करते हैं अपना किराया। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का मान लो आप 1,000-1,500 आ जाता है, मतलब दोनों का मिला के ऐसे तो 1,000-1,500 आता है, बट मैं फिर भी लमसम बता रहा हूँ। उसके अलावा ग्रोसरी, और मैं बहुत ज्यादा खाना नहीं बनाता हूँ, मैं रेडी टू ईट फूड काफी खाता हूँ, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, बादाम, किशमिश, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खाना प्रेफर करता हूँ। फ्रूट्स, मेरा खर्चा उसमें आ जाता होगा 4-5 हजार रुपए। तो कुल मिला के मेरा भी 12 से 15,000 रुपए में महीना हो जाता है। और यही अगर हम दिल्ली में देखें तो मेरा खाली किराया 18,000 रुपए आता था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं किराए से ही 3-4 हजार रुपए कम खर्च कर रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी अच्छी हवा मिलती है, थोड़ा अच्छा पानी मिलता है, थोड़े अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, थोड़ी शांति मिलती है। तो मेंटली भी आप थोड़ा सा ऐसे क्लीन फील करते हो, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। वो दिल्ली में फील करना थोड़ा सा मुश्किल था। जब शिफ्ट हुए थे उससे पहले तो 1-1.5 महीना ऐसा हो गया था दिसंबर में कि वहाँ पे रुकना बिल्कुल दुश्वार हो गया था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। AQI पहली बार 1500 से ऊपर चला गया था। यहाँ पे AQI 50 से 60 नहीं जाता। हालांकि ऑक्सीजन कम है यहाँ पे दिल्ली के मुकाबले, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे बाकी सारी चीजें मेकअप कर लेती है। एक अच्छी लाइफस्टाइल है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ से बेहतर है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ होल्ड बैक कर रहा हूँ, पैसे खर्च नहीं कर रहा हूँ, सब चीज वैसी है जैसी दिल्ली में थी। अभी मैं बाहर जाके बहुत खाता हूँ, जितना मैं दिल्ली में खाता था खुद भी बनाता हूँ, पर फिर भी खर्चा कम है क्योंकि मेरा किराया कम है और एक लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो अभी तो बस 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, मुझे आगे नहीं पता कि कितने दिन रुकने वाली हूँ। हो सकता है कि यहाँ से मैं कुछ महीनों में ही निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर आना एक इम्पल्सिव डिसीजन था। जाने का भी इम्पल्सिव ही होगा, बस जाने के टाइम पैसे रहे मेरे पास। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे परसिस्टेंट है, जैसे कूड़े को ठिकाना लगाना, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिजली कभी भी चली जाती है, यहाँ से कहीं और जाने की व्यवस्था। बट देखते हैं। एक्चुअली थिंग इज कि मेरा दिमाग अब धीरे धीरे एडजस्ट करने लगा इन चीजों के लिए, तो मुझे इतनी दिक्कत हो नहीं रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई एंजॉयमेंट के साथ। हasta la pista।